एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल ना मैं 24 नंबर क्वेश्चन तक बताई थी और मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन होने की वजह से ना मैं 10 मिनट का ही वीडियो अपलोड कर पाई थी। आज मैं अच्छी वीडियो अपलोड करूंगी और थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, आई मीन डेली की जैसे 20 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसे करके। चलते क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का पढ़ा रही हूँ अभी, जैसा कि पता होगा साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको लोगों को बता रही हूँ। और बहुत सारे एग्जाम करीब आ रहे हैं, यूपीएसआई, बिहार एसआई का होगा, एडीओ का, CGL-4, बहुत सारे एग्जाम हैं और सभी एग्जाम के लिए घटना चक्र तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। कूट को देखते हैं तो ए है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही सही होगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तापमान में वृद्धि के साथ किसी भी द्रव की श्यानता बढ़ने के बजाय घट जाती है तथा तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। इस प्रकार कथन ए गलत है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? बर्फ में ऊष्मा की कुचालक है। झील की सतह वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं है और जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन सी जो है वो सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ना अधिक होती है जल की सघनता। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। झीलों एवं नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने पर पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अंततः जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता। सतही जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है जबकि सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। झील की ऊपरी हिमशीत सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है। जल में विद्यमान ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में झील की ऊपरी सतह 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है जिसमें मछलियां एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? घनत्व। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक यदि जल का तापमान गिरा दिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिहाजा 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ने पर आयतन घटेगा। बाद में बर्फ जमने की प्रक्रिया में घनत्व घटने पर आयतन बढ़ेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरीक्षण होता है। तो ऑप्शन डी केवल 3। 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस 1
ग्राम वाष्प में 536 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ के संलग्न की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, जबकि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो वो हो जाएगा 4 डिग्री। अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 277 केल्विन। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस तक संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? कैरियोलिसिबल, ग्राहम का नियम और पास्कल का नियम, एवोगाद्रो का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एवोगाद्रो का नियम। कथन ए, लोहे का एक गोला पारद पर तैरती है किंतु पानी में डूब जाता है, और कारण जो रीजन है आर, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसका ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्ट। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए सही का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही किंतु आर गलत है, तो यही सही है। लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद का आपेक्षिक घनत्व लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है। जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व 1 होता है। वह वस्तुएं जिनका आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं, जबकि जिन वस्तुओं का आपेक्षिक घनत्व 1 से ज़्यादा होता है वे जल में डूब जाती है। लोहे की सुई की सतह पर किस कारण से तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होता है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है। इसका जल में भार होगा कितना होगा? 0। बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होता है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है। इसी को बादल कहते हैं।
समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? तो 1/9। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 9वां भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% पानी के बाहर होना चाहिए। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महासागरों में प्लावी बर्फ दिखाई पड़ती है, जबकि ऊपर बर्फ केवल 9वां भाग हम देख पाते हैं। प्लावी बर्फ का 8/9 भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है। क्योंकि समुद्री जल लवणीय होता है, लेकिन इससे निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होता है, वह शुद्ध होती है। क्योंकि प्रश्न में समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का सतह से ऊपर का भाग पूछा गया है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही होगा। आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब पानी फर्श पर फैल जाएगा, पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा। जल स्तर नहीं बदलेगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अधिक भाग पानी में डूबेगा, यानी कि शरीर डूब जाएगा। द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है, क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल और पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा। पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब वह ऊपर उठ जाता है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के अपेक्षा अधिक है। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 280 nm। तरंग दैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 से 700 nm। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 100 नैनोमीटर। 10⁶ nm तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश तथा अवरक्त विकिरण में विभाजित किया जा सकता है। दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 nm से 750 nm तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम या 55
नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 400 nm से 700 nm होती है और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की माध्यम तरंगदैर्ध्य वाली किरणों के, विशेषकर पीले हरे रंग के प्रकाश की किरणें के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होता है। निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला एवं हरा। मानव आंख में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। पीले एवं हरे रंग के लिए आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तो कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉप्टन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये सत्य है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है, जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके प्रकाशिक घनत्व का संकेतक होता है। वायु का प्रकाशिक घनत्व उसके ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश की गति अधिकतम होती है कहाँ पे? निर्वात में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच से। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। सूर्य की पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है तो 8 मिनट का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट में। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होगा? तो प्रकाश का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सी नहीं बदलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्ध्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो वो हो जाएगा आवृत्ति। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्युत्तीकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्युत्तीकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। इस परिघटना के परिणामतः यह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ पे? हीरे के कांच में। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम से वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक यानी कि 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। एक कटा हुआ हीरो क्यों जगमगाता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।